हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप सारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ गए हैं और आज हमारी जो पेपर है उसका फर्स्ट क्लास आज हमारे पेपर की, राइट। तो सेकंड पेपर है ये हमारा और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ बुक्स के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने सिलेबस में भी डिस्कस किया था कि अपने बुक्स के नाम ज़रूर याद रखें, राइट। तो चलिए पेपर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, मैमेलियन फिजियोलॉजी। और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो ये हमारे जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। कि हमने यहाँ देखना है कि हमने डाइजेशन यानी पाचन वाला जो हमारा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे होता है। अब आपको इतना पता है कि अब आपकी जो जो बुक है ये कौन सी, जो आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपने अभी सारे सारे लास्ट ईयर जो याद किए वो सारे के सारे कौन याद किए, नॉन कॉर्डेट्स यानी इनवर्टिब्रेट्स। इस साल आप कॉर्डेट की स्टडी करोगे। कॉर्डेट में कॉर्डेट को हम वर्टिब्रेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट में क्या फ़र्क होता है ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक का, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। पहले स्टार्ट करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है वो हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। तो जनरल इंट्रोडक्शन में देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म सम टोटल ऑफ प्रोसेस और ऑब्टेन्ड फूड मेटाबोलाइज टू मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस धरती के ऊपर, राइट, सम टोटल ऑफ प्रोसेस, उनके अंदर जितना भी प्रोसेस, जो भी क्रिया चल रही है उस क्रिया में क्या काम होता है। पहली बात तो ऑब्टेन्ड फूड, भोजन को प्राप्त करना। देन मेटाबोलाइज टू मटेरियल्स, और उस पदार्थ को जो उन्होंने भोजन प्राप्त किया है उसे मेटाबोलाइज करना, उसका अपचयन करना। क्यों करना भाई, बिल्डअप दी टिश्यू एंड प्रोवाइड एनर्जी। क्यों करना, बिल्डअप बनाना, जो मटेरियल उन्होंने मेटाबोलाइज किया है। जितने भी लिविंग जंतु हैं हमारे पास, है ना, सजीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो भी काम चलता है सम टोटल ऑफ द प्रोसेस, उसमें क्या होता है, वो भोजन को प्राप्त करते हैं और उसे अपचयित करते हैं। किसे करते हैं, उस मटेरियल को जो उन्होंने प्राप्त किया, मेटाबोलाइज टू मटेरियल्स। अब उन्होंने जो भी भोजन प्राप्त किया, मेटाबोलाइज टू मटेरियल, उस मटेरियल को वो मेटाबोलाइज करेंगे और ऐसा बनाएंगे जिससे वो अपने अंदर टिश्यू और एनर्जी को बना सकें। प्राप्त हुए भोजन से वो अपने लिए एक ऐसा मटेरियल तैयार करेंगे जिसकी हेल्प से वो अपनी बॉडी के अंदर ऊतक यानी टिश्यू को बना सकें और एनर्जी प्राप्त कर सकें। ये सारा का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, पोषण। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। क्लियर होगी बात, सिंपल सी बात है। जितने भी सजीव जंतु हैं वो जितनी भी प्रक्रिया कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर या अपने द्वारा किए गया सारा का सारा वो काम जिसकी हेल्प से उन्हें भोजन प्राप्त हो, और वो उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रहे हैं, अपचयित कर रहे हैं ऐसे मटेरियल के अंदर जिस मटेरियल से वो अपने अंदर बिल्डअप बना सकें ऐसा टिश्यू और ऐसी एनर्जी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। क्लियर होगी बात, सिंपल सी परिभाषा है। आगे, मटेरियल प्रोवाइड मैटर एंड एनर्जी टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रीमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। कहता है वो मटेरियल जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसकी वजह से सारे काम कर पा रहा है वो मटेरियल जो उन्हें प्रोवाइड कर रहा है मैटर और एनर्जी, जो पदार्थ उन्हें प्राप्त हुआ और उसे उन्होंने कन्वर्ट किया और उस वजह से उनको एक मैटर मिला और एनर्जी मिली। किसको मिली, ऑर्गेनिज्म को। किस लिए, टू कीप अलाइव, ये दिख नहीं रहा होगा, ये लिखा है टू कीप अलाइव, जिससे वो जिंदा रह सके। वो ऐसा पदार्थ, हम क्या बोलेंगे उस पदार्थ को, न्यूट्रीमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स। क्लियर होगी बात, क्या बोलोगे आप उसे, न्यूट्रीमेंट और न्यूट्रिएंट्स। हम कहते हैं ना कि खाने में ये न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, है ना, उत्पाद होने चाहिए। तो ये, और दोनों को या तो आप न्यूट्रीमेंट्स भी कह सकते हो या न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हो। आगे बात करते हैं, सब्सटेंस ईट सप्लाई नेसेसरी न्यूट्रिएंट टू द बॉडी कॉल्ड फूड। वो कहता है कि ऐसे सब्सटेंस जिसको खाने से बॉडी को आवश्यक पदार्थ मिले, नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, ऐसे पदार्थ को, सब्सटेंस को हम फूड कहते हैं। क्लियर होगी बात, समझ आ गई, सारी की सारी बात क्लियर होगी। क्या बोला उसने कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ऐसा काम कर रहा है जिससे उसे भोजन मिले
और उसे बदल कर वो ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट कर ले जिस मटेरियल से वो अपने बॉडी के अंदर टिश्यू और एनर्जी को बनाए। ये सारा का सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है। वो मटेरियल जो उसे ऐसा मैटर और एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स। और ऐसा भोजन, वो सब्सटेंस जिसको खाने पर शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलें, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? फूड। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, यानी पोषण का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, पोषण पदार्थ का क्या मतलब होता है, और भोजन का क्या मतलब होता है। तो वो जो जो भी भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ मतलब जो जिन्हें वो खा सकने वाले पदार्थ, तो ऐसे सब्सटेंस जिसको खाने के बाद हमारी बॉडी को नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मिले, वो क्या कहलाता है? फूड। इतनी बात क्लियर होगी। तो अब देखो फूड की एक अच्छी डेफिनेशन क्या बनी। फूड डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच व्हेन टेकन डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड इनटू बॉडी। फूड एक ऐसा भोज्य पदार्थ है, या एक ऐसा नाम है जिसे आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, परिभाषित कर सकते हो, जो कि एक ऐसा सब्सटेंस है जब वो लिया जाता है, मतलब खाया जाता है, फिर उसको एब्जॉर्ब अवशोषण किया जाएगा, है ना, इनटू बॉडी, हमारे शरीर के अंदर। पहले उसका पाचन होगा, फिर उसका अवशोषण होगा बॉडी के अंदर, और वो क्या करेगा? प्रोवाइड मटेरियल फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटी। तो वो हमें क्या क्या देगा? हमारे जो हम जब उसे हम पचाएंगे और उसके बाद उसे अवशोषित करेंगे, तो वो हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करेगा? मटेरियल फॉर द ग्रोथ, ग्रोथ के लिए मटेरियल देगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे छोटा सा जीव होता है, धीरे धीरे कैसे वो बड़ा करता है, टाइम के साथ वो ग्रोथ करता है, तो ग्रोथ के लिए मटेरियल देगा, उसकी बॉडी की मेंटेनेंस करेगा, उसकी रिपेयर भी करेगा, और साथ लाइफ की एक्टिविटी, जो जीवन भर वो जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है उनके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। राइट? जैसे आपको पता, रोने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, सबके लिए एनर्जी चाहिए। वो सारी की सारी हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। क्लियर हुई ये बात? आगे बात करते हैं कंपोनेंट्स कि हमारे फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो चीज़ें होती कौन कौन सी हैं जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो कहता है, अगर मोटे तौर पर बात करें तो चार बड़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। ये याद कर लेना, रट लेना, और उनको एक एक नंबर में भी लिख लेना कि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे फूड के अंदर, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? शर्करा। लिपिड क्या होती है? वसा। प्रोटीन तो प्रोटीन ही रहेगी, और न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक अम्ल जिसे आप कहते हो। तो कार्बोहाइड्रेट को हम और क्या कह सकते हैं? शुगर और स्टार्च। ये चीज़ें जो हैं, चार चीज़ें आपको अपने जो आपका बेसिक फूड है उसमें देखने को मिलती हैं। तो वो करती क्या है? फर्निश और प्रोवाइड। फर्निश का मतलब ही प्रोवाइड होता है, हमें हमें देती हैं। क्या देती हैं? बिल्डिंग मटेरियल एंड एनर्जी। हमारे बॉडी को बनाने के लिए मटेरियल, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, आपको पता है? एक बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट, पत्थर, सीमेंट, सरिया। वैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए भी ये सारी चीज़ें लगती हैं, कंकड़ पत्थर सब। ठीक है? तो वो सारा का सारा जो बिल्डिंग मटेरियल है हमारी बॉडी को बनाने के लिए, वो इनसे मिलता है, और साथ ही साथ एनर्जी मिलती है। कहते हैं इसके अलावा, ये जो चार आपने बेसिक फूड्स की बात की, इनके अलावा हमारी बॉडी को तीन और भी सब्सटेंस मिलते हैं। वाटर, मिनरल सॉल्ट और वाइटामिन्स। ये सारे के सारी जो तीन चीज़ें हैं, ये भी हमारी बॉडी को ज़रूरी हैं। वाटर, मिनरल सॉल्ट और विटामिन्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और ये क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसेंशियल फॉर द लाइफ। किसके लिए? फॉर रेगुलेट लाइफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। हमारी बॉडी के अंदर जो अपचयिक घटनाएं होती हैं, जो अपचयिक क्रियाएं होती हैं, उनको चलाने के लिए हमें पानी, मिनरल सॉल्ट और विटामिन्स चाहिए होते हैं। ठीक है ना? जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम आयन, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं, ताकि हमारे अंदर जो अब अपचयिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको चलाने के लिए। इतनी बात क्लियर होगी? तो चलिए, अब हमने क्या करना है, जो हमने ये चार बेसिक बातें जो हमने ये डिस्कस की हैं, जो डिस्कस किया है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड। अब हम एक एक करके पहले कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे, फिर लिपिड को डिस्कस करेंगे, फिर प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, और फिर न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रही बात? तो कहता है 3 मोर सब्सटेंस, वाटर, मिनरल सॉल्ट, और इसके अलावा हमारे पास जो वाटर है इसको भी देखेंगे, मिनरल सॉल्ट को भी देखेंगे, और वाइटामिन को भी देखेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारा पहला जो टॉपिक स्टार्ट होता है, वो अब हमारा स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? आप देखो, ये हमारा मेन फूड का मेन
पहला जो बेसिक फूड का पहला कंपोनेंट आया वो क्या आया, कार्बोहाइड्रेट। लैटिन भाषा में कार्बो का मतलब होता है कोयला, है ना, और ग्रीक भाषा में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो आपको पता है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट शब्द की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से मिलकर बनी है, कार्बो और हाइड्रोर, जिसमें कार्बो का मतलब होता है कोल और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक, बात क्लियर होगी। इसके अलावा वर्ड आएगा सैकेराइड, आपने देखा होगा, जब आगे हम देखेंगे ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीगोसैकेराइड, जो सैकेराइड वर्ड होता है उसका मीनिंग क्या होता है, शुगर। इतनी भी बात क्लियर होगी। तो आगे देखते हैं, शुगर, ग्लाइकोजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एनिमल स्टार्च। जो शुगर है या ग्लाइकोजन है, ये एनिमल स्टार्च, हम इसे परिभाषित या संज्ञापित में करते हैं कि हम इसको संज्ञा दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। और एक होता है प्लांट स्टार्च और सेलुलोज, ये सभी के सभी क्या है, एक कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है ये, कॉमन हाइड्रेट। ये सब, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, हम भोजन में ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट को, जिससे हमारी बॉडी बन रही होती है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो कहते हैं जो शुगर है, ग्लाइकोजन है, ये एक एनिमल स्टार्च का उदाहरण है, और प्लांट स्टार्च तो होता ही है। मतलब कहने का मतलब, प्लांट के अंदर जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो स्टार्च होता है। और जो ग्लाइकोजन है, शुगर, ये सब, शुगर, ग्लाइकोजन और प्लांट स्टार्च और सेलुलोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन कार्बोहाइड्रेट। तो जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल स्टार्च है, प्लांट स्टार्च, एनिमल स्टार्च क्यों बोल रहे हैं, एक उसने संज्ञा दी है। प्लांट के अंदर स्टार्च होता है क्या, संचित भोज्य पदार्थ, वैसे ही एनिमल के अंदर, हमारे अंदर जो, हम जब खाना खाते हैं तो सारा का सारा थोड़ी हम यूज़ कर लेते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है उसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, नाम दे दिया एक एनिमल स्टार्च। लेकिन मेनली हमारे अंदर फूड जो वो ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। आगे बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड फ्रॉम बाय द ग्रीन सेल ऑफ एल्गी प्लांट एंड प्रोटिस्ट, राइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये जो HV लिखा हुआ है ये होता है सनलाइट का सिंबल होता है। और क्या बन जाता है उससे, पानी और CO2 बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखी जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में तो बन नहीं सकता, क्योंकि हमारी बॉडी में पिगमेंट नहीं होता, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं कि हमने, आपको भूख लगी और आपने अपनी खिड़की से बाहर हाथ निकाला, धूप डाली अपने हाथ के ऊपर, आपका खाना तैयार हो गया, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्रीन सेल। और कौन, किस किस की ग्रीन सेल, एल्गी के अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है, और जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं, है ना, प्रोटिस्ट होते हैं जो जो जिनकी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, और उनके अंदर सारा कुछ ऐसा मिले, और सनलाइट ज़रूरी है वहाँ पर, और वाटर और CO2 निकल जाते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। बात क्लियर होगी। तो कहता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, फॉर्म ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट 80%। अगर किसी भी प्लांट का अगर आप ड्राई वेट निकालो, पानी काउंट नहीं करना इसमें, सिर्फ प्लांट का ड्राई वेट काउंट करोगे, ठीक है, तो उसका 80% जो हिस्सा होगा वो किसने बनाया है, प्लांट का, कार्बोहाइड्रेट का। बात क्लियर होगी। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ ए सेल कंटेंट 1%। और किसी भी सेल को काउंट करो, ये तो आपने पूरे प्लांट को ही काउंट कर दिया कि एक आपके पास कोई पौधा है या कोई भी पेड़ है, उसका ड्राई वेट निकालोगे तो 80% जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है किसी प्लांट के अंदर। वैसे ही किसी सेल के अंदर, जो सेल का टोटल में से, सेल का जितना आकार है, उसका जो, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें, उसका 1% किसका बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का। बात क्लियर होगी। ये आपने तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, C6CO2 + 6H2 गिविंग यू सनलाइट, क्लोरोफिल गिविंग यू C6H12O6 + 6O2। ये जो रिएक्शन है ये तो आपको बचपन से पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, इन सब के मिलने से आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाती है। बात क्लियर होगी। तो परसेंटेज 1% ऑफ द सेल कंटेंट, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसी भी सेल के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, उसके अंदर कितना उसका मटेरियल लगा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, 1% किसी भी सेल के अंदर। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन की। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में आपको मेन चीज़ें क्या क्या मिलती हैं, मेन चीज़ें मिलती हैं आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा वो होगा 2:1 रेशो। जैसे पानी के अंदर होता है H2O, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, केमिकल फार्मूला, उसमें भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। मतलब हाइड्रोजन 2 होगा तो ऑक्सीजन वहाँ पे 1 होगा। उतना ही रेशो कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनता है। बात क्लियर होगी। आगे देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट देयर नेम हाइड्रेट ऑफ द कार्बन। इसी वजह से जब आपने देखा ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन क्या है आपकी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट का नाम पड़ गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स मतलब पानी, पानी का कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्लियर होगी बात। जनरल फार्मूला क्या हुआ,
आपका कार्बोहाइड्रेट का CnH2nOn, एन पे आप कुछ भी रख दो, मतलब कहने का मतलब है एन अगर C2 है तो ये O भी 2 होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 2 × 2 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये इसका जनरल फार्मूला है आपका कार्बोहाइड्रेट का। बात क्लियर होगी कि जनरल फार्मूला क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट। ये देखो कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ा हुआ है, ईजी +2 में पढ़ा हुआ है आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें अपने यहाँ जो हमने स्टडी करनी है वो BSc के हिसाब से करनी है। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट केमिकली डिफाइंड एज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। कहता है अगर आप केमिकली तौर पर कार्बोहाइड्रेट की अगर डिफाइन करोगे, उसे परिभाषित करोगे, तो एक्चुअल में क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब, पॉली मतलब होता है बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप। एक ये केमिकली अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखोगे तो आपको यहाँ पर OH, ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपको OH ग्रुप वाले लगे होंगे और उसमें एक एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप और कीटोन CO ग्रुप लगा होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोक्सिल और एल्कोहलिक जो OH ग्रुप मिलेंगे आपको बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे OH ग्रुप मिलेंगे। तो OH को आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हो या एल्कोहलिक ग्रुप भी कह सकते हो। उसके अलावा कार्बोनाइल और कार्बन ऑक्सीजन, ये है एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, तो इसे कहते हो आप एल्डिहाइड ग्रुप। दूसरा, लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन फॉर्म ए कीटोन, मतलब आपको CO ग्रुप मिलेगा। अगर वो CO ग्रुप इस जो कार्बोहाइड्रेट की जो चेन है ना, उस चेन के मिडल में मिले, CO ग्रुप मिडल में मिले तो कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। और अगर वही CO ग्रुप आपको किनारे पर मिले, चेन के एंड पर मिले, है ना, एंड पॉइंट पे, तो वहाँ पर CO ग्रुप के साथ एक H लगा होगा, एक तरफ चेन लगी होगी, क्योंकि C 4 ही बॉन्ड बनाता है, दो तो उसने ऑक्सीजन के साथ बना दिए, एक वो आपके H के साथ बना देगा और एक जो उसका बचा हुआ है वो चेन के साथ बना देगा। तो तब तो वो LDL कहलाएगा, और अदरवाइज अगर CO ग्रुप बीच में लगा तो वो कीटोन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हैविंग एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नोन हैज ए एल्डोज और कीटोन, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर आपको एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मिले, ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है जो इसे कहते हैं एल्डिहाइड CHO, ये तो मिलेगा एंड में, और CO यहाँ भी चेन लगी है, यहाँ भी चेन लगी है, चेन के मिडिल में लगा है, तो वो होता है कीटोन ग्रुप। अगर आपको किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मिले तो आप उस जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मिले ऐसे कार्बोहाइड्रेट को आप बोलोगे एल्डोज, और जहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप मिले ऐसे कार्बोहाइड्रेट को आप बोलोगे कीटोज। क्लियर होगी बात, इतनी क्लियर होगी समझ में। तो सफिक्स क्या, ओज डिनोट दी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी आपको नेम के आगे अगर ओज वर्ड लगा हुआ होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, कार्बोहाइड्रेट, क्या बोलोगे, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, तो ये ओज वर्ड लगा मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कितने प्रकार का होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 3 टाइप्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीगोसैकेराइड, राइट। तो 3 टाइप के आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो मोनोसैकेराइड उसका कॉमन नेम सिंपल शुगर भी आप कह सकते हो, जिसमें से ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स हैं उन्हें आप कहते हो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। इन्हें सिंपल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये किसी के जुड़े होने से नहीं बने हुए। ओलिगो और पॉलीगो ये इनसे बड़े हैं, मोनो से, ये मोनो वर्ड लगा है मतलब सिंगल एक ही है। ओलिगो अब पहले बात की थी सैकेराइड का मतलब क्या होता था, ऊपर मैंने समझा था शुगर, सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। तो पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत सारे लगे हैं, ओलिगो इनसे तो ज़्यादा ही है, तो इसलिए जुड़कर बने, इसलिए इसको नाम दिया कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स। इनको हम कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट, कई बार आपको एक नंबर पूछ सकते हैं कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, ओलिगो या पॉलीगोसैकेराइड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहला टाइप मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को हमने क्या बोला अभी, सिंपल शुगर भी कह सकते हो। मोनोसैकेराइड कौन होते हैं, मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं मोनोसैकेराइड। कैन नॉट बी, इन्हें हम नहीं कर सकते हाइड्रोलाइज, इन्हें हम क्या नहीं कर सकते, हाइड्रोलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, इनटू स्मॉलर का मतलब आप इनको तोड़ नहीं सकते पानी की प्रेजेंस में, पानी की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में आप उसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, किस में नहीं तोड़ सकते, और छोटे कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर आप तोड़ोगे तो वो कार्बोहाइड्रेट टूट तो जाएगा पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा फिर। और ये कितने कार्बन से मिलकर बनता है मोनोसैकेराइड, 3 to 7, मतलब 3 का भी बना हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 7 का भी, मतलब 7 से ज़्यादा नहीं होंगे, 7 कार्बन आइटम होंगे एक चेन के अंदर, 7 से ज़्यादा नहीं होंगे और 3 से कम नहीं मिलेंगे पर मॉलिक्यूल। हर एक जो आपका एक मॉलिक्यूल होगा मोनोसैकेराइड का उसके अंदर, तो उसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nOn, ये इसका जनरल फार्मूला याद कर लेना। मोनोसैकेराइड का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2nOn, जिसमें आपको 3 से ज़्यादा और 7 से कम ही रहेंगे कार्बन आइटम। क्लियर होगी बात। अब इसके हम टाइप की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बात की
ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और 7 कार्बन। सिंपल सी बात है, ये कुछ ज़्यादा ध्यान लगाने वाली बात नहीं है। तो इससे ये C3H6O3, C4H8O4, C5H10O5, C6H12O6, इसका कोई मिला नहीं, अगर आपको मिलता है तो यहाँ लिख लो आप। ट्राइओज का तो जो 3 कार्बन वाला है ना ट्राइओज, तो इसका एग्जांपल है ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये इसका एग्जांपल है। इसके उसके बाद है ट्राइओज के, ये ट्राइओज, ये टेट्रोज है ना, ये टी है, यहाँ पे टी लगा हुआ है, टेट्रोज। इसका एग्जांपल है इथ्रोज, इथ्रोज, ठीक है। उसके ये एग्जांपल पूछे जाते हैं, ये याद करने वाली ज़रूरी है, एग्जांपल आपको याद करने हैं मेनली। फिर पेंटोज, राइबोज, राइबुलोज, डीऑक्सी राइबोज, ये आपके हैं 5 कार्बन वाला है, तो याद कर लें। हेक्सोज का एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, और ये सारे के सारे ये चारों पांचों अपने जो पढ़े ये कैसे हैं, फ्यूल मटेरियल्स, राइट। उसके बाद हेप्टोज का एग्जांपल है सूडो हेप्टुलोज, क्या है, सूडो हेप्टुलोज। क्लियर होगी बात। तो ये आपके टाइप आ गए किसके, मोनोसैकेराइड के, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज और हेप्टोज। सारे एग्जाम्पल इनकी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और जिसमें से जो आपका हेक्सोज है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बार बार पढ़ोगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये सब के सब क्या है, फ्यूल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर ये है। और हमारे अंदर नहीं, अलग अलग लोगों के चीज़ों के अंदर, मतलब जो अलग अलग जीवों उनके अंदर भी ये एज अ फ्यूल मटीरियल, मतलब ये एक तरीके से हमारे, जैसे हमारी बस को, ट्रेन को या कार को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, वैसे ही हमारे अंदर फ्यूल मटेरियल का काम करते हैं। और ये सारे के सारे जो आपके ट्राइओज से लेके हेप्टोज तक जितने भी यही कैसे हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और जब हमारा फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन चल रही होती है उस टाइम ये सारे बनते हैं, ये याद रखना इसको। तो ये सारे क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा फंक्शन क्या है, मोनोसैकेराइड का फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लेना अपनी कॉपी पे, इंटरमीडिएट इन फोटो। ये मैंने अभी अभी बता दिया। पहला फंक्शन क्या है कि ये सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के मध्य उत्पाद है। दूसरा, ये फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। तीसरा, कंपोनेंट ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल, इन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ मैक्रोमॉलिक्यूल, ठीक। उसके बाद ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, शरीर में चीज़ों को बनाने में हेल्पफुल होते हैं। और नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अदर कंपाउंड। इसके अलावा इनका और कार्य क्या है, ये दूसरे कंपाउंड और जो बड़ी चीज़ें हैं उनको बनाने में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद कर लें कि ये इंटरमीडिएट है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के, फ्यूल की तरह काम करते हैं। कंपोनेंट ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, जो बाकी जो मैक्रोमॉलिक्यूल उनके लिए कंपोनेंट की तरह काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ द अदर कंपाउंड्स, और बाकी अदर कंपाउंड को बनाने में भी ये अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो जैसे हमारे पास मैंने कुछ अलग अलग डायग्राम बनाए हुए हैं, ये ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिखे थे उनको मैंने इनका डायग्राम भी ये तैयार किया हुआ, केमिकल लिखा हुआ, ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये फार्मूला होता है, उसे ओपन करके लिखा हुआ है। ये इरिथ्रोज है, ये मैनोज है, ठीक है। ग्लूकोज जिसे हम ग्रेप शुगर भी कह सकते हैं, और डेक्सट्रोज, ये याद कर लेना। ये पूछिए, जो मैंने ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उनके सारे नाम लिखे हुए हैं। ग्लूकोज का कॉमन नेम ग्रेप शुगर भी होता है, और उसे डेक्सट्रोज भी कह सकते हो। वैसे ही फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। अब आप देखो, ये ग्लूकोज है, मैंने आपको बात की थी, जहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप, अब यहाँ पर जो CO ग्रुप है वो चेन, ये पूरी चेन है, चेन के अंत में लगा है। यहाँ पर देखो CO ग्रुप मिडल में लगा है, मतलब किनारे पर नहीं है, ना तो इस साइड है ना इस साइड है। तो इसे इसलिए ये कहलाता है कीटोन। क्या है ये, कीटोन है। क्लियर होगी बात। तो ये आपका क्या हो गया, कीटोज हो गए और ये एल्डोज हो गए, राइट। अब ये है गैलेक्टोज। तो जैसे OH देखो, यहाँ पे OH आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, और इन पोजीशंस के हिसाब से इनका नाम पड़ा होता है। ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस होता है। ये गैलेक्टोज है, देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ पोजीशन ऑफ OH जो एल्कोहलिक ग्रुप है आपका या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसकी अरेंजमेंट के हिसाब से इनके नाम दिए होते हैं। बात क्लियर होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने आपको पहले बता दिया जो ग्लूकोज है उसे ग्रेप शुगर भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये जो छोटे छोटे जो कॉमन नेम है ना, इन्हें याद रखें। कई बार वाइवा में आपसे पूछेगा, हाँ बेटा बताओ ग्रेप शुगर क्या होता है, क्या नाम होता है, तो आप मुंह देख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे इसका नाम ग्रेप शुगर क्यों डाला हुआ है, ग्रेप क्या होता है, अंगूर है ना, अंगूर शर्करा। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो ग्रेप के अंदर सबसे एबिडेंट होता है कि
बहुतायत बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए इसका नाम, मतलब जो ग्रेप्स होते हैं हमारे, जो अंगूर होते हैं, उनके अंदर जो ग्लूकोज की जो मात्रा सबसे अधिक होती है अभी तक सभी सबसे ज़्यादा, तो इसलिए इसका कॉमन नाम क्या पड़ गया, ग्रेप शुगर। और ग्लूकोज जो है वो ब्लड शुगर में भी मिलती है। उसके अलावा जो फ्रक्टोज है, लेबुलोज भी कहते हैं, ये हमें कहाँ मिलता है, हनी फ्रूट स्वीट्स, है ना, इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। जो फ्रक्टोज है उसे अब लेबुलोज नाम भी दिया गया है। और ये जितने भी आपकी हनी के अंदर होती है ना, हनी में मिलती है, जो जो फ्रक्टोज होता है वो हनी के अंदर मिलता है और फ्रूट्स के अंदर मिलता है, तो उसे हमें फ्रूट शुगर भी कहते हैं या फ्रूट स्वीट भी कहते हैं, ये कॉमन नेम है इनके फ्रक्टोज के। अब आगे आपका सेकंड, अब जैसे आपने यहाँ पे ये एक रिंग फॉर्म भी देखी है, रिंग फॉर्म कैसे बनती है इसको मैं आगे समझाता हूँ, मैनोज में जो मैंने बात की थी, आगे देखते हैं। पहले अब हम अपना सेकंड टाइप देख लेते हैं, ओलिगोसैकेराइड। फर्स्ट हमारा टाइप था मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप था, प्रकार था। अब देखते हैं ओलिगोसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ 2 to 6 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। जब कभी आप जोड़ोगे, किनको जोड़ोगे, मोनोसैकेराइड्स को। कितने मोनोसैकेराइड चाहिए, अब आपको पता है मोनोसैकेराइड कितने कार्बन से मिलकर बनता है, 3 या 7 कार्बन से मिलकर बनता है, एक चेन बनती है मोनोसैकेराइड की। जब आप 2 से लेकर 6 तक मोनोसैकेराइड को जोड़ोगे तब आपका एक ऑलिगोसैकेराइड बनेगा। ये क्लियर रखना बात। तो लिंकेज बिटवीन दी नंबर 1 कार्बन ऑफ द फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द नंबर ऑफ फोर्थ कार्बन ऑफ द सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि ये जो जुड़ते हैं, मतलब एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जुड़ रहा है, उस जुड़ने वाली जगह का नंबर आपको याद होना चाहिए। बात क्लियर हो रही है, क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ 1 कार्बन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ फोर्थ कार्बन, ये 1C का मतलब क्या है, कार्बन की पोजीशन बताइए, कार्बन नंबर फर्स्ट, जो कार्बन फर्स्ट पर है, और ये आपका 4 नंबर वाला कार्बन है ना, ऑफ द, मतलब पहले का जो फर्स्ट ग्लूकोज, जो पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, उसका पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन से जुड़ा होगा। क्लियर हुई बात। बाय ऑक्सीजन ब्रिज, और किससे जोड़ेंगे, वो ऑक्सीजन ब्रिज से जुड़े होंगे, और इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना आप कि ये चीज़ जो आपको है वो याद होनी चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, ये याद रख लें। एक तो ये आप ये याद रखें कि आपके पास ये इसका नंबर क्या है। तो वो बात कर रहे हैं कि जो आपका ग्लूकोज है, फर्स्ट ग्लूकोज का जो मालिक है, मॉलिक्यूल है, वो सेकंड ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कैसे जुड़ा हुआ है, जो फर्स्ट ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के चौथे कार्बन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन ब्रिज से। किससे जुड़ता है, ऑक्सीजन ब्रिज से। क्लियर होगी बात। और ऐसे बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं आप, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। क्या बोलते हो, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। और वो बॉन्ड क्या है, COC। क्या है वो, COC, यानी कि ऑक्सीजन ब्रिज। बात समझ आ गई। वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस होते हैं साथ में, लॉस ऑफ वाटर, क्या होगा, पानी की वहाँ निकासी हो जाएगी, एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन। जब पानी निकल जाता है तो, जब पानी लगे किसी सेक्शन में पानी, जब पानी का एक मॉलिक्यूल लगता है तो उसे कहते हैं हाइड्रेशन, और जब वहाँ पर पानी का लॉस हो जाए तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। मॉलिक्यूल से पानी का H2O निकल जाएगा, और प्रोसेस कहलाएगा डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन, और बॉन्ड क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। इतनी बात क्लियर होगी, चलिए आगे चलते हैं। तो बात क्लियर होगी कि हमारे पास जो लिंक बना, ऑलिगोसैकेराइड फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ 2, यहाँ पर 2 से 6 मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, जिसमें से एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जुड़ता है, जिसमें पहले ग्लूकोज का पहला कार्बन दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के साथ जुड़ता है, वो भी ऑक्सीजन ब्रिज के द्वारा, और वो बॉन्ड क्या बंद कहलाता है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड। अब यहाँ पे एक हमने आपको एक चेन बना के दिखाई है, एक रिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि हमारा जो ये एक रिंग फॉर्म दिखाई हुई है ना। रिंग फॉर्म कैसे बनी है, जो हमारा ये यहाँ हमने काउंटिंग की हुई है, हमारे पास चेन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। तो जो फर्स्ट कार्बन है वो जुड़ा हुआ है 5वें के साथ। तो ये देखो हमारे पास ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। तो ये कार्बन जो आपके पास है, अभी सिर्फ ज्वाइंट नहीं किया, सिर्फ जोड़ा हुआ है। अब यहाँ पर दिखाया हुआ रिंग फॉर्म कैसे बन रही है, ये जो कार्बन है वो किससे जुड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन फिफ्थ कार्बन के साथ जुड़ रहा है। तो फिफ्थ कार्बन के पास एक OH ग्रुप लगा हुआ है, और जो हमारे पास एंडिंग फर्स्ट C1 का जो फर्स्ट कार्बन है उसके पास क्या होता है, O होता है, एक H होता है। अब क्या होगा, जब रिंग फॉर्म बनेगी, रिंग फॉर्म बनते ही क्या होगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, देखो ये आया, एक बना अल्फा ग्लूकोज, दूसरा बना बीटा ग्लूकोज। कैसे, इस कार्बन से क्या हुआ, यहाँ का ये H निकल जाएगा यहाँ से,
ये एच निकल गया, दिख रहा है आपको। और यहाँ क्या हुआ, ये जो कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, देखो ये कार्बन का बॉन्ड बन गया, एक एच ये लगा हुआ इसके साथ और एक ओ एच लगा हुआ। अब इस ओ एच की पोजीशन के हिसाब से ही हम अल्फ़ा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज नाम देते हैं। लिखा हो ना, ओरिएंटेशन ऑफ एच। अगर आपका हाइड्रोजन अपर साइड को है तो वो कहलाएगा अल्फ़ा ग्लूकोज, अगर आपका हाइड्रोजन बॉटम साइड को है तो उसे कहेंगे बीटा ग्लूकोज। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। क्लियर है, समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। कि ओरिएंटेशन ऑफ द एच की ओरिएंटेशन, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी दिशा क्या है, उस आधार पर आप नाम दोगे अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। क्लियर होगी, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात है टाइप। अब हम ओलिगोसैकेराइड के टाइप के, तो मोनोसैकेराइड यूनिट्स और मोनोमर्स ये जुड़ के बनाएंगे। पहला है डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड और हेक्सासैकेराइड्स। जहाँ पर दो जुड़े हों मोनोसैकेराइड तो वो डाइसैकेराइड हो गया, जहाँ पर तीन मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे तो उसे हम ट्राइसैकेराइड बोलेंगे, जहाँ पर चार मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे उसे हम टेट्रासैकेराइड्स बोलेंगे, जहाँ पांच मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे उसे पेंटासैकेराइड्स बोलेंगे, और जहाँ पर छः मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे उसे बोलेंगे हेक्सासैकेराइड्स। क्लियर होगी बात। डाइसैकेराइड को हम बोलते हैं डबल शुगर, और एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड्स में रैफिनोज और रेबिनोज। टेट्रासैकेराइड में स्टैकियोज। पेंटासैकेराइड्स में वर्बिकोज। और हेक्सासैकेराइड का मुझे एग्जांपल मिला नहीं, मिले तो यहाँ पर आप लिख लेना। तो जो माल्टोज है वो एक्चुअल में उसे हम कहते हैं माल्ट शुगर, इसमें ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। लैक्टोज इसे कहते हैं मिल्क शुगर, कॉमन नेम। इसमें एक तो ग्लूकोज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल होता है गलैक्टोज। आपको पता है दो ही लगने हैं इसमें, ग्लूकोज के दो ही लग रहे हैं। मतलब जो छः, मतलब 3 से लेकर 7 वाले जितने भी मोनोसैकेराइड है, यहाँ पे सिर्फ दो मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे, दो ही मोनोसैकेराइड। यहाँ पर दोनों ग्लूकोज हैं, यहाँ पर एक मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, दूसरा मोनोसैकेराइड है गलैक्टोज। यहाँ पर एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे, सुक्रोज, जिसे हम केन या टेबल शुगर भी कहते हैं। तो ये याद, इनके कॉमन नेम याद रख लेने का। माल्टोज को कहते हैं हम माल्ट शुगर, लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर, और सुक्रोज को कहते हैं केन या टेबल शुगर। क्या बोलते हैं, केन या टेबल। केन होता है गन्ना और टेबल शुगर भी कहते हैं। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, ये ग्लूकोज और लैक्टोज के मिलने से बनता है, और ये दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है। क्लियर होगी बात। और हमारा जनरल फार्मूला क्या है, C12H22O11, ये इसका जनरल फार्मूला है, C12H22O11। बात क्लियर होगी। इनके फंक्शन की बात कर लें, तो इनके फंक्शन की बात कर लें मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड की, ठीक है। तो ये भी सेलुलर इंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। सेलुलर इंट्रैक्शन मतलब जो सेल के अंदर जो काम क्रियाएं चल रही होती हैं या अभिक्रियाएं चल रही होती हैं उनमें हेल्प करते हैं। और ये एक स्टोरेज प्रोडक्ट की तरह भी हेल्पफुल होता है और फ्यूल की तरह भी काम होता है। अब बात कर लेते हैं हम, थर्ड हमारा आ गया पॉलीसैकेराइड्स। कौन आगे, पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर होगी बात। पॉलीसैकेराइड कौन होते हैं, कंपाउंड शुगर्स। ये करते हैं कंसिस्ट मोर देन 6 मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोसैकेराइड। जब आप कभी भी 6 से ज़्यादा मॉलिक्यूल, अब आपको पता है ओलिगोसैकेराइड में कितने मॉलिक्यूल लग रहे थे हमारे, 2 से 6, मतलब 2 से 6 मॉलिक्यूल अगर मोनोसैकेराइड के जोड़ेंगे तो ओलिगोसैकेराइड बनेगा। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड आपस में जुड़े तो वो क्या बनाएंगे, पॉलीसैकेराइड। 6 से लिखा हुआ ना कि 6 से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादातर जुड़ते कौन है, इसमें ग्लूकोज ही जुड़ते हैं आपस में। मतलब जो 6 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो ग्लूकोज ही होंगे। मतलब ग्लूकोज को आप 6 बार से ज़्यादा जोड़ दो तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा। जनरल फार्मूला क्या है, C6H10O5 का होल एन में आप 6 से ज़्यादा जोड़ोगे। यहाँ पे ये देखो ग्लूकोज ही जुड़ रहा है, मतलब मेन आपका मोनोसैकेराइड कौन है, ग्लूकोज। और उसको आपने कितनी बार जोड़ना है, एन कितना है, 6 से ज़्यादा होना चाहिए। एन क्या है, अननोन नंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। हमें नहीं पता कितने मोनोसैकेराइड, लेकिन 6 से ज़्यादा होंगे। अगर 6 से कम हुए तो वो फिर ओलिगोसैकेराइड में काउंट हो जाएगा, और 6 से ज़्यादा हुआ एन का नंबर वैल्यू तो वो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब होमो का मतलब होता है समान और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है, होमो पता है आपको एक समान, पॉली का मतलब बहुत सारे, सैकेराइड मतलब शुगर। कंपोज्ड बने होते हैं सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल। जब कभी भी अगर आपका मॉलिक्यूल एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो तो उसे कहते हैं होमोपॉली। यानी कि ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज ही हैं, सारे सारे ग्लूकोज ही जुड़े हुए हैं, मतलब 7 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 8 जुड़े हैं, 10 जुड़े हैं, 20 जुड़े हैं, लेकिन सारे ग्लूकोज हैं, तो वो कहलाएगा होमोपॉलीसैकेराइड। लेकिन अगर हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ द मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल, जहाँ पर कहीं ग्लूकोज लगा है, फिर फ्रक्टोज लगा है, फिर 4 ग्लूकोज के लगे हैं, 2 फ्रक्टोज के लगे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। क्या बोलेंगे, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल है हमारे पास
ये होमोपॉलीसैकेराइड का है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और अगार। ये एग्जांपल है होमोपॉलीसैकेराइड के, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज और अगार। क्लियर होगी बात। और हेट्रोपॉलीसैकेराइड का म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो ये आपके पास कौन है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये कौन होते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। अब देख लेते हैं ग्लाइकोजन और स्टार्च। जो ग्लाइकोजन है वो रिजर्व फूड होता है, इसको आप, ये संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन, किन के अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, तो इसे कहते हैं एनिमल स्टार्च। और जो स्टार्च है वो रिजर्व फूड है किसका, प्लांट सेल के अंदर, वो पौधों के अंदर आपको मिलेगा रिजर्व फूड के अंदर, संचित भोज्य पदार्थ के रूप में। अब बात करते हैं जो अब हम बात करते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड का, जो एग्जांपल देखा था हमने म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, वो क्या एक्चुअल में, ये होते हैं शुगर एसिड्स और अमीनो शुगर, ठीक है ना। ये क्या है, शुगर एसिड्स और अमीनो शुगर है, कौन, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल है हाइलोरोनिक एसिड, हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, क्रिएटिन सल्फेट, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल कौन आगे, ये होते कि एक्चुअल में अमीनो शुगर और शुगर एसिड्स हैं, जैसे हाइलोरोनिक एसिड, हिपैरिन, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और क्रिएटिन सल्फेट। क्लियर। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन हमारे पास है, म्यूकोप्रोटीन है, काइटिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल देख लिए हमने, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स के। अब इसके हम फंक्शन की बात कर लें। तो जो फंक्शन है वो क्या क्या है पॉलीगोसैकेराइड्स का, रिजर्व फूड मटेरियल की तरह काम करते हैं, फ्यूल सब्सटेंस की तरह काम करते हैं और स्ट्रक्चरल कंपाउंड की तरह काम करेंगे। रिजर्व फूड मटेरियल पता लग गया कि इनको इनकी फॉर्म में हम चीज़ों को अपनी बॉडी में स्टोर रख सकते हैं। फ्यूल सब्सटेंस, ये भी फ्यूल की तरह काम कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल कंपाउंड हमारी बॉडी में कहीं कहीं पर ये संरचनाओं को बनाने में हेल्प करते हैं। लुब्रिकेंट एंड सीमेंट, लुब्रिकेंट मतलब चीज़ों को लुब्रिकेंट करते हैं, जैसे आपने देखा जो आप जहाँ पर आपकी हड्डियाँ मुड़ती हैं वहाँ पर आपको पता ईजिली आपकी उंगली मुड़ रही है, हड्डियाँ आपकी जो एल्बो होती है वो मुड़ रही है, सारी चीज़ें मुड़ रही हैं ना, तो वहाँ पे ये सीमेंट और लुब्रिकेंट का काम करते हैं। एंटी कोगुलेंट की तरह भी बिहेव करते हैं, क्लॉट बनाने में हेल्प करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस में हेल्प करते हैं, बॉडी की जितनी भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं वहाँ पे हेल्प कर रही हैं, प्रोटेक्टिव कोट्स में हेल्प करती हैं और रिकॉग्निशन ऑफ द स्टिमुली। ये सारी चीज़ें आपने ना किताब में ये हेडिंग्स में समझा दी मैंने, उनकी डिटेल है माड़ी मोटी, वो अपने किताब से देख लेनी है। रिकॉग्निशन ऑफ द स्टिमुली, जैसे पहचान करना, जैसे आपको कोई स्टिमुलेशन मिला आपकी बॉडी को अंदर इंटरनल, एक सेल दूसरी सेल को कोई सिग्नल दे रही है तो वो भी इनके थ्रू जाएगा। प्रोटेक्टिव कोट कवरिंग की फॉर्म में, जैसे कोई अंदर आपकी सेल है उसके ऊपर को जो कवर चढ़ा हुआ उसको बनाने में ये हेल्प करते हैं। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन चल रही है उनमें ये हेल्प करते हैं। एंटी कोगुलेंट, बॉडी के अंदर जो जितने भी क्लॉट्स बनाने में, जैसे आपकी कहीं आपको इंजरी हुई है तो उस जगह पर क्लॉट बनाने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आओगी, आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपने ये चीज़ नहीं डरना कि ये इंग्लिश में है, सब कुछ मैंने आपको हिंदी में समझाया है, आपने सारे एज इट इज़ जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, डरना नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे वॉइस मैसेज कीजिए या टेक्स्ट मैसेज करो, पूछो सर ये चीज़ दोबारा बताओ, दोबारा बोलो, तो मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।